Small array of brigadiers working in the foreground. Primarily the problem, you see, we can deal with it issue by issue. कि ये क्यों हो रहा है, इसमें तो नहीं दिया, MSP गिर रहा है, प्राइस क्रैश हो रहा है, बट वो सारे सिम्टम्स है. बीमारी क्या है? बीमारी नीति है, पॉलिसी है. एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि ये बीमारी जो है ये बीजेपी का शुरू किया वो बीमारी नहीं है. दिस हैज बीन द लॉन्ग टर्म पॉलिसी इन ऑल द प्लान्स ऑफ इंडिया. 12 प्लान पीरियड में देयर वाज ओनली वन पॉलिसी कि इसको, देश को शहर की ओर बढ़ाओ, इंडस्ट्री की ओर बढ़ाओ और फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. एज अ रिजल्ट, what is actually being sacrificed is not the farmer or farming. The national food security is sacrificed. If India stops producing food sufficient enough for the consumption of its population, what will we do? We will import. When we import, we say that international free market will determine the price, so nobody can coerce us. It is so illogical that if a particular producer does not want to sell you or wants to sell you at a particular price, आप क्या कर सकते हैं? आपको उसी प्राइस में खरीदना होगा. भूखे तो लोग मरेंगे नहीं. सो धीरे धीरे आप अपने आप को एक ब्लैकमेल की पोजीशन पर ले जा रही है और आप समझते हैं कि ये प्रगति है, ये डेवलपमेंट है, ये विकास है. बीजेपी की तरफ से कई बार ये बात आती है कि अरे इंग्लैंड तो अपना खाना नहीं बनाता है, इंग्लैंड में तो डेवलप्ड है, सब कुछ बढ़िया है. Being a food producer is not important. All the developed, glorious, dazzling countries of the world don't produce food. The answer to that is they either have colonial wealth or they have natural wealth. One of the reasons why US can afford to do whatever it wants is because it is a continent with population of a country. France and England have looted the whole world. That loot remains with them. So they don't have to produce. But in a country like India, where everyone is almost on survival brink, if you give up food security, you are not talking about farmers and farmers' issues. You are talking about an anti-national position that we are planning in a way where a decade down the line you could push the nation to starvation. याद कीजिए, पुराने दिनों में जब लड़ाई होती थी दो राजाओं के बीच में, सबसे ब्लडलेस टेक्निक क्या था? ले सीज टू द फोर्ट. उनकी किला को घेर लो, खाना बंद कर दो, वो सरेंडर हो जाएंगे. वो दिन को हम वापस ले आ रहे हैं. फूड प्रोडक्शन is a nationally is the most important issue of the nation, of any nation, and the policy is just the reverse. कि फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं से खाना ही जाएगा पैसा देने से. हम तो भाई IT में लग जाए, हम तो स्टील मेकिंग में लग जाए, हम तो मर्सिडीज गाड़ी बनाएं. ये डेवलपमेंट है. Of course, this is development, but this development cannot be at the cost of your food security. Now, if you look at this budget only for the purpose of policy, इतना दिन तक पॉलिसी जो है घोषित था, जी हम तो शहर बनाएंगे, आपको भला लगे भला, बुरा लगे बुरा, 5 साल बाद चुनाव आ रहा है, जो मर्जी डाल दीजिएगा. लेकिन कम से कम सीधा आपके आंख में आंख डाल के वो बोलते थे, ये हमारा पॉलिसी है. मुश्किल मोदी सरकार का ये है कि बोल वो कुछ रहे हैं, कर वो कुछ रहे हैं, और उनकी बोलने और करने में जो डिफरेंस है उसको वो एक प्रोपेगेंडा के रूप में, एक बड़ा प्रचार में उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. उनकी पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स है वो इसको लेके चर्चा करेंगे, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है. सेव दैट, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं एज फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें करना क्या होगा. आज के दिन वो
जिस दिन बजट हुआ, सारे मीडिया ने आप हैशटैग चला दिया कि वाह वाह बजट, किसानों का बजट। तो ये सुन के आधा देश जो खाना नहीं बनाते, जो किसान नहीं है, उनको लगा भाई किसानों को तो बहुत दे दिया, अब इतनी डेप्थ में कौन जाता है। अब 3 खाली बिंदु ले लीजिए। मार्केट की इंटीग्रेशन होने से किसान को दाम सही मिलेगा, ये सब समझते हैं ना पढ़े लिखे लोग। तो मार्केट के लिए उनका जो बजट का प्रोविजन था पिछले साल से इस साल में 90 करोड़ रुपया उन्होंने घटा दिया। The announcement is we will focus and make markets grow. The allocation is 90 crores less than last year. So which one is correct? If you want to make it grow, आप उसमें पैसा ज्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे, ये नीति का एक नमूना। दूसरा आप देखिए, इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन माने मछुआरा के पीछे इन्वेस्टमेंट किया, वेरी गुड स्टेप। कार्ड होना चाहिए, उनकी परिचिति होना चाहिए, बट उसके साथ आपने कार्ड तो उसको दे दिया, फिर उसको पानी चाहिए ना जहां पर वो मछली पकड़ेगा। वो सारे कोस्टल एरियाज, पोर्ट और ये सब के प्रेशर में धीरे धीरे उनका खेती जो है, पानी, उनका खेती आप सब छीन के ले रहे हैं। तो वो कार्ड बिल्ला पहन के लटका के क्या करेंगे। सो ये पब्लिक मनी का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन हो जाएगा, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, एक आवाज भी नहीं निकलेगा उस रेवोल्यूशन से। फिर देखिए, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फिगर है, मार्केट इंटरवेंशन एंड प्राइस सपोर्ट के बारे में तो मोदी जी, जेटली जी ने स्पेसिफिक चर्चा किया कि हमें तो नीति आयोग के साथ राज्यों को बैठा देंगे और कोई ना कोई तरीका निकालेंगे, किसानों को एमएसपी तो मिलना ही पड़ेगा। तो उसमें उनका जो बजट है वो भी घट गया 750 करोड़ रुपया। इंटरवेंशन के लिए पैसा तो चाहिए ना। पिछला साल आपने जितना समझा था, इस साल उससे कम इंटरवेंशन की जरूरत है, इसलिए 950 करोड़ को आपने 200 करोड़ कर दिया। 200 करोड़ के इंटरवेंशन इस देश में एक जिले के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। Not one district can be covered with that kind of money. जेटली जी का स्पीच में यह था कि किसान इस देश की बैकबोन है, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत प्रोडक्शन करते हैं और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उनका विकास के लिए एक कार्यक्रम है, कृषि विकास योजना, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा कट कर दिया। तो ये 3 चीजों से आपको समझ में आएगा कि मार्केट बढ़ाने का फंड में कट, कृषि विकास का फंड में कट और मार्केट इंटरवेंशन के, प्राइस इंटरवेंशन में कट। ये 3 चीज बजट में लिखी हुई है और वो कह रहे हैं कि किसान के भले के लिए ही बजट है। तो ओवरऑल जब तक नीति नहीं बदलता है तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। वो बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम प्रतिवाद करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो किसान आंदोलनों का भी समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा लड़ाई सामने आ गया है। 4 साल के इलेक्शन ईयर में यदि एक सरकार को नहीं लगता है कि इस साल कम से कम किसान इंपॉर्टेंट है, तब तो शायद हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सो सारे किसान संगठन, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने तय किया है 12 से 19 फरवरी को एक देश भर में प्रोटेस्ट वीक पालन करेंगे। हर जिले में जहां जिन संगठनों का शक्ति है वो कोई ना कोई प्रदर्शन करेंगे, कई तरीके का प्रदर्शन होगा। और उसके आगे जो है कुछ संगठन मिलके, जैसे पंजाब के कुछ संगठन आज भी वो हाईवे जैम का प्रोग्राम 2 घंटे के लिए किए हैं। ऐसे अलग अलग संगठन भी अपने कार्यक्रम करेंगे और कुल में भी AIKSCC का भी कुछ नेशन वाइड कार्यक्रम होगा। तो देश आंदोलित है, किसान आंदोलित है, युवा आंदोलित है। अब ये सरकार की क्या नीति है, क्या वो सोचते हैं, उनके चुनाव की रणनीति क्या है, यही आगे की तय करेगा कि किसान आंदोलन किस दिशा में जाएगा।
मैं एक विषय पर स्पष्ट हूं कि जब सरल समाधान किसी को समझ में नहीं आता है तो वो प्रश्न को कठिन कर देते हैं। कई चर्चाओं में यह बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन प्रॉब्लम है। अरे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है। 1 साल किसान का आलू उस कोल्ड स्टोरेज में रहा और 1 साल बाद उस कोल्ड स्टोरेज का किराया देने का भी प्राइस कवर नहीं हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि सरकार की दबाव और इंटरवेंशन एक जगह पर है, वो है प्राइस, और बाकी सब जगह खुली छूट है। ये डिसबैलेंस सिस्टम है। ये डिसबैलेंस सिस्टम में कोई भी चीज बैलेंस नहीं होगा। इनपुट कॉस्ट के ऊपर नियंत्रण सरकार को करना होगा यदि सरकार फूड कॉस्ट के ऊपर नियंत्रण करना चाहती है, और यदि सरकार कहती है सब फ्री है, इनपुट बेचने वाला फ्री है, किसान फ्री है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही प्राइस देना पड़े, हो जाए आटा 100 रुपया किलो, तब ठीक है, तब उनकी जो सिस्टम है सब खुला रहने दे, दैट इज परफेक्ट। बट यदि किसान को ही सिर्फ दबाना है तब बाकी सबको भी दबाना होगा, तभी नियंत्रण रहेगा। एमएसपी कॉस्ट के ऊपर एक परसेंटेज है प्रॉफिट का। सारे इनपुट से यदि बढ़ जाता है किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एमएसपी उनको गारंटी किया जाता है कि भाई आपके इनपुट के ऊपर 10% आपको प्रॉफिट हम देंगे, जैसे बिजली में है। सारे देश के थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम करते हैं। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट भी है, बट पावर परचेज एग्रीमेंट के पीछे जो गणित है, वो कैलकुलेशन है, वो सारे कॉस्ट प्लस बेसिस पर है। इसका मतलब उनकी सब तरह की खर्चा लेने के बाद उनको एक प्रॉफिट दिया जाएगा। ये सरकार मानती है और ये कॉमन सेंस की बात है। सिर्फ किसान के बारे में कॉमन सेंस बहुत ही अनकॉमन है। 50 साल पहले कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइजर का जन्म हुआ। उसका पहले 100% जैविक ही था देश। उस समय कुछ लोग बोलते हैं कि आबादी इतना कम थी तो जैविक से चल जाता था, लेकिन जी उस समय कृषि भूमि भी कम थी। आखिर में कृषि भूमि तो जंगल काट के ही बनाया गया था। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गया, हम जंगल काटते गए और कृषि भूमि बढ़ते गया। तो आप यदि एक प्रोपोर्शन लगाएंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फार्मिंग के आने के पहले कितनी पॉपुलेशन था, कितना लैंड अंडर कल्टीवेशन था और कितना प्रोडक्शन होता था, तो जवाब बहुत सिंपल है। ये सारे इनपुट हाइब्रिडाइजेशन जितने हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये तंत्र बनाया गया था। बाकी ना इसका उत्पादन से कोई मतलब है, ना इसका देश की खाद्य सुरक्षा से कोई मतलब है। इस देश में जब भी अकाल आई है और फैमीन हुआ है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम की वजह से हुई है। जैविक खेती ही खेती है, बाकी सारा इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो है वो इतना विकट, इतना बुरा काम है कि वो देश की मिट्टी, जो भारत माता की जय हम बोलते हैं ना, वो भारत माता के ऊपर थूकने के बराबर है। और मैं बंगाल में बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन करता हूं। 200 वैरायटी धान है मेरा हाईएस्ट यील्डिंग जो वैरायटी है वो जितना इनका हाइब्रिड का है, स्वर्ण का, इसका बिल्कुल सेम प्रोडक्शन है। और मेरे फार्म में 1 पैसा का कोई इनपुट कॉस्ट नहीं है। वेन से 1 पैसा नहीं मतलब लिटरली नहीं है। इनपुट कॉस्ट आपका फर्टिलाइजर है, मुझे फर्टिलाइजर नहीं लगता है। इनपुट कॉस्ट आपका बीज है, मेरा अपना बीज है। इनपुट कॉस्ट आपका पानी है, मैं मैंने वो पानी लेता ही नहीं हूं। और उसके बाद कोई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती है। और आपदा
आपदा जब आती है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गई, तो हाइब्रिड और ट्रेडिशनल में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि मेरे पास ऐसे भी ट्रेडिशनल वैरायटीज है जो पानी में भी होता है। कोई हाइब्रिड वैरायटीज अभी तक बना नहीं है जो पानी में धान होता है। लेट्स फोकस जस्ट on the survival of the farmer. Once the farmer survives, then the next big challenge is how to convert the nation back into non-industrial farming. Industrial farming में actually there is no future. उसके लिए कुछ ट्रैक्टर कंपनी बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्टिलाइजर कंपनी बंद हो जाए. We deal with science. We don't deal with polemics and rhetoric. We have when we cultivate in the farm, we document it on a day-by-day basis, input cost and everything. It's like a laboratory. The man who leads this exercise is Dr. Debal Deb, who has more than 1500 varieties of rice paddy. He lives in a electricity-less village on the foothills of Niyamgari in South Odisha, Raigada. Dr. Deb has taught us this, that you don't actually have to cultivate. We have to cultivate is a loose screw in our mind. Anyway, that is the movement that farmers have to go back to. No farmer in India believes what I am saying. So currently, even if they don't believe, my job is to save them first from extinction. And then the next movement would be to take it back to natural farming, because that's the only way the farmer can survive in a environment, because today the highest incidence of disease is first among the farmers. See, you may have high production, but you are also getting nerve disease, you are getting cancer, because you are exposing yourself first to that. So even if the government gives the best of price, that will not save the farmer from cancer, of dealing with malathion. See, Gandhi reached this, I call it the Gandhi moment in farming. He asked himself, does India need independence first from the British, or does it need social justice? And in 1937, his answer was first social justice. Because what is the point in having an independent society where there are still untouchables? But I can almost imagine the dilemma that man must have felt कि क्या हो रहा है, मैं किन के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, ये कुछ ब्राह्मणों के लिए लड़ रहा हूँ. So I don't have the dilemma, fortunately, because first I have to stop this massacre. Actually, what is happening is a genocide. If you see Niti Aayog document, 8.5 crore people have to be taken out of farming. Tell me where they will go. And to top it, articles start coming out in Swarajya कि the weak will have to be culled. जैसे ये कोई जानवर है, दुर्बल है तो उन्हें खत्म होना होगा. यही कहना ना, weak will have to be culled. अंग्रेजी में सुनने में लगता है कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई साइंस होगा उसमें. मुद्दा तो यही है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. बाकी सब मरना है, मरो. तो ये लगभग नीति हुआ है. एंड बिलीव मी, दिस नीति इज नॉट इन्वेंटेड बाय मोदी जी. दिस नीति इज नॉट एन ओरिजिनल थॉट ऑफ द आरएसएस. दिस नीति कम्स फ्रॉम the socialist communist thinking that took place in the 20s. So at a point I see the capitalists and the communists are absolutely one. The amount of environmental degradation due to farming that has taken place in Soviet Russia is the same as in democratic Europe. There is no difference. पैसा कमाने में, प्रकृति को लूटने में और बर्बाद करने में, इज्मों में कोई फर्क नहीं है, वो सब एक मत है. बट मोदी जी इज प्रॉमिस इज आई विल डू इट बेटर, आई विल डू इट फास्टर, एंड आई विल कॉल इट something, and I will use the best copywriter and the best advertising agency to make you feel that you are doing it. One last thing, we are actually killing our future. This is almost like abortion. We are aborting the future generation. We are leaving nothing for them, nothing. They won't be able to have fresh water, they won't be able to have poison-free food, they won't be able to breathe the air that we are leaving behind. And this is in the backdrop of all of us
who love our children, work 24 hours so that they go to the best schools, wear the best clothes, study in foreign universities and come back to a Shamshan called India. ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है. मैंने भाषण सुनने में अच्छा लगता होगा, बट बड़ा पैराडॉक्स है. हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम खुद ही कई बार समझ नहीं पाते हैं. एंड इसकी कोर किसानी है. ये पैराडॉक्स का सॉल्यूशन किसानी में है. In the coming months, that we will take back India to the height of its glory when it was an agricultural nation. Alexander the Great came to India 2500 years ago not because there was petroleum here, coal here or even gold here. He had heard that there is this place where agriculture is like magic. India should become the food bowl of the world, the food capital of the world, right from growing to processing. Look at this industrial chain. तो जितने आपको industrialization करना है, the world's 5 largest companies are food companies or connected with the food business. Nestle, the world's 5 largest, outside this IT and all of that. 70% of the total industrial infrastructure in the world is used for food. All that belongs to India. One thing that they're talking about, food park and all that, if they actually if this was the policy that we will make India the food capital of the world, we will feed the whole world. That's our business. Then you could marry both the desires of the city and the village, integrate them. There's a natural connection. In 1600, 60% of the textile production of the world came from India. And in 1600, nobody was going around naked. Everybody was wearing clothes. Maybe not 100 shirts per person. 60% of world textile was produced in India in handloom. The British actually had to plan hard to kill that and take this business to Manchester. इतना हमारा उत्पादन था. माने that's the answer कि भाई फर्टिलाइजर नहीं लगाएंगे तो कहाँ जाएगा. अरे पावर लूम भी नहीं था और देश को नहीं दुनिया को हम 60% लोगों को हम कपड़ा पहनाते थे, उनका लाज रक्षा करते थे. This is the power of this hand industry. The industrial revolution has actually started ringing the bell of destruction of the world. उसके बाद हम भटक गए. चलिए, thank you.